Hello everybody, I welcome you all to the first video of the history. So in this video we are going to start with the chapter number 1 from the beginning of time. So इसमें हम देखेंगे कि जैसे जो अर्ली ह्यूमंस थे उन अर्ली ह्यूमंस से मंकी से एप्स से हम मॉडर्न ह्यूमंस कैसे बने. So हम पहले थोड़ा सा ब्रीफ व्यू देख लेते हैं कि हम किस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे. सो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज हमें दे रखा है. तो इसमें सबसे पहले हमें याद रखना है प्राइमेट्स थे. उन प्राइमेट्स से बने होमिनॉइड्स और होमिनॉइड्स से बने होमिनिड्स और होमिनिड्स से दो स्पीसीज का एवोल्यूशन हुआ, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो. और होमो से दो चीजें बनी, तीन चीजें सॉरी, होमो हैबिलिस, इरेक्टस एंड सेपियंस. एंड हु आर सेपियंस? मॉडर्न ह्यूमंस. और यही मॉडर्न सेपियंस का हमें दो एग्जांपल दे रखे हैं बुक में, होमो हाइडेलबर्जेनेसिस एंड निएंडरथैलेनेसिस. और फिर हम इस चार्ट पे हम वापस आएंगे जब हम पूरा चैप्टर वापस पढ़ लेंगे एक एक टॉपिक के बारे में, दैट व्हाट आर प्राइमेट्स, हु आर होमिनिड्स, होमिनिड्स के बीच में डिफरेंस, ये सारी चीजें. सो ये भी आपको ब्रीफ व्यू दे रखा है. अब इसमें फेजेस ऑफ इवोल्यूशन दे रखे हैं एप्स प्राइमेट्स के बारे में. सो ये मैंने जो नोट्स है वो सीबीएसई की गाइडलाइन से, सीबीएसई गाइड वेबसाइट से मैंने डाउनलोड की. Phases of evolution में एक बता रखा है primates, subgroup of a larger group of mammals include monkeys and humans. तो primates के बारे में आप ध्यान रख सकते हैं कि primates क्या थे. ये जितने भी group of mammals थे इनमें इनका ये सब ग्रुप था, ठीक है, जिसमें हम monkeys और humans की बात करते हैं. So ये आप देख सकते हो. अभी ये अगर आपको लिखना हो इनके बारे में तो आप लिख लो, वरना हम आगे चलते हैं एक नए टॉपिक से एक एक स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, so these are the phases of evolution, these theories. Now we will start with the new topic. Okay, so let me open the book now. तो हमारी बुक में दे रखा है कि भाई जो प्राइमेट्स थे 5.6 मिलियन ईयर्स अगो, 5.6 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ था, ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स फर्स्ट टाइम अर्थ पे आए थे. ठीक है, फर्स्ट टाइम ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स, ये याद रखना है कि ह्यूमन सिर्फ मॉडर्न ह्यूमंस नहीं थे, वो ह्यूमन की तरह, इंसानों की तरह दिखने वाले जो क्रिएचर था, जो प्राणी था, वो कब आया धरती पे, 5.6 मिलियन ईयर्स अगो. ठीक है, इस टाइम पे आया था वो, ये अप्रोक्सीमेट बताया गया है. और अब बात करते हुए जब मॉडर्न ह्यूमंस हैं वो कब आए धरती पे, उनका एवोल्यूशन कब हुआ, तो इनका एवोल्यूशन दे रखा है 1,60,000 ईयर्स अगो. ठीक है, तो हम थोड़ा ये अच्छे से लिख लेते हैं कि 5.6 मिलियन ईयर्स अगो human-like creatures came on earth, and 1,60,000 years ago modern humans came on earth. ठीक है, अब इसमें बता रखा है कि भाई इस पूरे पीरियड में जब अर्ली ह्यूमंस आए थे, ये इतनी बड़ी जो लंबी साइकिल थी ह्यूमन हिस्ट्री की, इसमें जो लोग हैं वो अपना फूड किन किन चीजों से ऑब्टेन करते थे. तो ऑब्वियसली तीन चीजें हमें बुक में दे रखी हैं और वही करते होंगे. हम ये तो नहीं बोल सकते भाई होटल में जाके, क्योंकि वो उस टाइम इतना ही डेवलपमेंट नहीं हुआ था उनमें. सो फर्स्ट थिंग वो उसी से स्टार्ट करेंगे और वो हमें भी पता है, दैट इज हंटिंग एंड गैदरिंग. फिर स्कैवेंजिंग,
एंड थर्ड थिंग which we will study fishing. इन तीन चीजों पे हंटिंग किस पे करेंगे, एनिमल्स पे, गैदर क्या करेंगे, प्लांट्स का प्रोड्यूस, और स्कैवेंजिंग क्या करेंगे, डेड एनिमल्स पे, और जो नेचुरली जो एनिमल्स मर चुके हो या फिर कोई दूसरा जंगली जानवर उस जानवर को मार दिया हो तो उस डेड बॉडी पे वो डिपेंड करेंगे। और फिशिंग हमें पता ही है, फिशेस पे डिपेंड करना। अब हम बात करते हैं कि भाई ये सारी चीजें हमें पता तो चल गई कि भाई हंटिंग पे गैदरिंग पे डिपेंड करते थे, पर इनके प्रूफ क्या है। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्या सोच के बोला ऐसा कि हो होता होगा हंटिंग गैदरिंग। तो सबसे पहले हम एविडेंसेस की बात कर लेते हैं कि क्या क्या हमें एविडेंसेस मिले। तो फर्स्ट एविडेंस होता है फॉसिल्स। ठीक है, फॉसिल्स मतलब किसी चीज का हमें कुछ रिमेन्स मिलना। जैसे हमारी बुक में भी डेफिनेशन दे रखी है फॉसिल्स की, दैट ये रिमेन्स होते हैं किसके, प्लांट्स के, एनिमल्स के और ह्यूमन बींग्स के, जो बहुत ही लंबे समय के पहले रहते हैं। और इनके जो डेड बॉडीज होते हैं या फिर इनके जो फॉसिल्स होते हैं, मतलब कुछ भी मान लो फॉसिल्स में, इनके बोन्स मान लो या फिर इनके जो भी बॉडी पार्ट्स का जो रिमेन्स बचा है, प्लांट्स का या फिर बोल दो एनिमल्स का, ये सारे जो इनके रिमेन्स हैं, ये रिमेन्स किस में मर्ज हो जाते हैं, और रॉक्स में मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, रॉक्स में हो जाते हैं टर्न इनटू स्टोन, और यही रॉक्स के अंदर वो स्टोन्स के अंदर फॉर्म हो जाते हैं। फिर क्या होता है, अब हमें पता है कि अगर ये हमें पता है रॉक्स स्टोन से बने हैं, तो रॉक्स बोले या स्टोन्स बोले बात एक ही होगी। तो जब इन फॉसिल्स जब ये रॉक्स के अंदर चले जाते हैं तो ये बहुत सालों तक प्रिजर्व रहेंगे। प्रिजर्व मतलब बहुत ही सालों तक उसके अंदर एकदम बंद रहेंगे, बाहर बिखरेंगे नहीं, उन रॉक्स के अंदर ही वो दबे रहेंगे, क्योंकि रॉक एक बहुत ही हार्ड सब्सटेंस है। तो इसीलिए हम इधर से फॉसिल्स की डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं, दैट फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स which are embedded in rocks or in rocks and are preserved for million of years। ठीक है, तो जैसे जैसे हम बात को समझेंगे उसी बात से हम हमारी डेफिनेशन भी बना सकते हैं, जो हमारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अब ये फॉसिल्स का एक एग्जांपल भी दे रखा है कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भाई एग्जांपल दीजिए कि फॉसिल्स आर्कियोलॉजिस्ट को या फिर हिस्टोरियंस को बहुत ही मददगार होते हैं। तो वो एग्जांपल भी हम पढ़ लेते हैं। ओके, सो एग्जांपल दे रखा है हमें, एक इंसिडेंट बता रखा है अगस्त 1856 का। ठीक है, और ये इंसिडेंट क्या है कि एक निएंडर वैली है, कहाँ पे, जर्मनी में, गॉर्ज। ठीक है, एक गॉर्ज है, निएंडर वैली है जर्मनी में। इसमें कुछ वर्कमैन हैं जो लाइमस्टोन की क्वायरिंग कर रहे हैं, मतलब लाइमस्टोन की खुदाई कर रहे हैं, लाइमस्टोन निकाल रहे हैं। ये लोग लड़ाई करने लग जाते हैं और उन्हें एक लड़ाई करते करते या फिर क्वेरिंग करते करते, झगड़ा करते करते ये पता चलता है कि उन्हें एक स्कल मिला और कुछ फ्रेगमेंट्स, मतलब कुछ टुकड़े वगैरह मिले, स्केलेटन्स के कुछ पार्ट्स मिले टूटे स्केलेटन के। तो उन्होंने सोचा कि भाई ये जो स्कल है और ये जो फ्रेगमेंट है हमारे कोई काम का तो है नहीं, तो हम कार्ल फुलरोट को दे देते हैं ये स्कल। अब कार्ल फुलरोट कौन है, ये एक स्कूल मास्टर है, जो हिस्ट्री के मान लीजिए या फिर स्कूल मास्टर ही लिख लीजिए आप, जो एक स्कूल मास्टर है और एक नेचुरल हिस्टोरियन भी है। तो इन्होंने सोचा कि हम ये जो स्कल है और ये फ्रेगमेंट से ही हमारे काम में तो है नहीं, तो हम कार्ल फुलरोट को दे देते हैं जो एक हिस्टोरियन है, शायद उन्हें कुछ एविडेंस मिल जाए किसी क्रिएचर के बारे में। तो कार्ल फुलरोट ने जब रिसर्च की तो उन्हें इतना कुछ नहीं पता चला, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे हरमन स्काफ हुसैन को दे दूं। अब भाई हरमन स्काफ हुसैन कौन है, तो हरमन स्काफ हुसैन एक प्रोफेसर हैं बॉन यूनिवर्सिटी में। ठीक है,
और ये एक मॉडर्न हिस्टोरियन भी हैं जिन्हें इनके बारे में, जो स्कल्स हैं इनके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है। तो ह्यूमन स्काफ हुसैन ने ये बताया कि ये स्कल उस स्पीसीज का है, उस ह्यूमन लाइक क्रिएचर का है जो एक्सटेंट हो चुका है, अभी एक्सटेंट मतलब जो अभी नहीं रहा, उस जानवर का है ये, या फिर उस तरह के ह्यूमन का है। बट अगर बात करें कि उसने थ्योरी तो दे दी थी, ठीक है, तो इसमें हम अंडरलाइन कर लेते हैं कि अगस्त 1856 में हमें पता चला निएंडर वैली में, जो जर्मनी में है। क्या मिला हमें उधर? स्कल्स मिले, फ्रेगमेंट्स ऑफ स्केलेटन मिले कुछ। फिर वो किसे दिए? कार्ल फुलड्रॉट को। कार्ल फुलड्रॉट ने हरमन स्काफ हुसैन को उसका जो स्कल है उसका या प्लास्टर कास्ट करके भेजा, मतलब उसकी प्लास्टर कवरिंग करके उस स्कल को हरमन स्काफ के पास भेज दिया। और हरमन स्काफ ने क्या किया कि वो ऐसी स्पीसीज है जो अभी एक्सटिंक्ट हो गई है। किसकी? ह्यूमंस की। ओके, तो बट जो स्कॉलर्स थे, स्कॉलर्स कौन होते हैं? जो मतलब जिन्हें नॉलेज नहीं होती स्टडीज की, जो साइंस पे बिलीव नहीं करते हैं, बट जो ऐसा मानते हैं कि भाई हम भगवान से आए हुए हैं, जो ज्यादा गॉड में बिलीव करते हैं, वो स्कॉलर्स होते हैं। ठीक है, पर स्कॉलर्स थे वो इनकी बात मानने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने बोला कि भाई जो बाइबल बुक है या फिर कोई सी भी बुक उठा के देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ है कि वी द ह्यूमंस आर गिफ्ट ऑफ गॉड, वी केम फ्रॉम द गॉड, हम भगवान से आए हैं। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई हम, हमारी जो स्पीसीज है वो पहले के लोग भी थे और जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो स्कॉलर्स ने इस बात को ऐसे बोल दिया कि ये जो मिला है हमें निएंडरथैलेनिसिस, उस कल का नाम रख दिया निएंडरथैलेनिसिस। क्यों रखा? क्योंकि ये निएंडर वैली से मिला था। तो जिस लोकेशन से, जिस जगह पे ये फर्स्ट टाइम फाउंड हुआ था, उसके नाम के हिसाब से स्पीसीज का नाम रख दिया निएंडरथैलेनिसिस। तो बोला कि ये जो निएंडरथैलेनिसिस है, जो स्कल है, ये एक किसी इडियट का है स्कल, जो दिखता तो ह्यूमन की तरह ही है पर दिमाग से थोड़ा पागल है। तो ये एक इडियट का स्कल है, और इस तरह इसकी बात को टाल दिया। तो हरमन स्काफ हुसैन की बात को नहीं मानी गई। लेकिन हमें पता है एक बायो में एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे जिसकी बहुत ही बड़ी थ्योरीज हैं, दैट वाज चार्ल्स डार्विन। ठीक है, तो चार्ल्स डार्विन ने अपनी 24 नवंबर 1859 में एक बुक लाए जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, मतलब स्पीसीज कहाँ से पैदा हुई। तो चार्ल्स डार्विन ने बता दिया कि हम ह्यूमंस इवॉल्व हुए हैं एनिमल्स से। ठीक है, वी ह्यूमंस इवॉल्व फ्रॉम द एनिमल्स। और ये बात चार्ल्स डार्विन ने प्रूफ भी कर दी एविडेंसेस के साथ। इसीलिए चार्ल्स डार्विन की बात को लोगों को माननी पड़ी, क्योंकि ये प्रूफ था। लोगों के पास कोई प्रूफ नहीं था कि वो गॉड से आए। ठीक है, तो चार्ल्स डार्विन ने 24 नवंबर 1859, ये डेट याद कर लो, 24 नवंबर 1859 को ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक लाई, जिसमें बताया ह्यूमंस हैव बीन इवॉल्व फ्रॉम एनिमल्स। ये कुछ वर्ड्स हैं, ये कुछ पॉइंट याद कर लो, इससे आप एक पूरी डेफिनेशन बना सकते हो लॉन्ग आंसर की। तो हमने दो डेट पढ़ ली अभी, उम्मीद होगी सबको याद भी हो गई होगी वो अभी। फर्स्ट डेट जो हमारी थी अगस्त 1856 की, निएंडर वैली की। ठीक है, वो डेट याद रखनी एक तो आपको। दूसरी है 24 नवंबर 1859, जस्ट आफ्टर 3 इयर्स, वो हमने पढ़ ली चार्ल्स डार्विन की। और फिर हम एक नेक्स्ट डेट और पढ़ने वाले हैं जो 17 जुलाई, सेम डेट है बस इसका फर्क है 1959। अब वो क्या है वो भी हम थोड़ा सस्पेंस बना के चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, मतलब वो जो फ्लो चार्ट हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, वो स्टोरी हम पढ़ते हैं। तो पहले वो फ्लो चार्ट हम देख लेते हैं। ओके,
फर्स्ट हमने देखा था प्राइमेट्स का एवोल्यूशन था। प्राइमेट से कौन बने? होमोनोइड्स। और होमिनोइड से क्या बने? इट्स होमिनिड्स। सिर्फ स्पेलिंग का फर्क है, चीजें भी सेम नहीं है, क्योंकि इनमें भी बहुत ही चेंजेस हैं, बहुत डिफरेंस है, जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पे आते हैं कि राइट 4 फीचर्स डिफरेंस बिटवीन होमिनोइड्स एंड होमिनिड्स। ठीक है। नेक्स्ट है, होमिनिड से दो स्पीसीज बनते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड होमो। और होमो से कौन आते हैं? होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस एंड होमो हैबिकस। और होमो सेपियंस का शायद आपने नाम सुना होगा, द मॉडर्न ह्यूमन। जो आज के हम इंसान है वो मॉडर्न सेपी होमो सेपियंस में आते हैं। अब एक एक करके हम ये सारी चीजें पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमने किसका पढ़ा है? प्राइमेट्स के बारे में पढ़ा है। तो लेट्स स्टार्ट विथ प्राइमेट्स। ओके, सो प्राइमेट्स में दे रखा है दीज आर लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स, जिसमें कौन कौन इंक्लूड होते हैं? मंकी, एप्स, ह्यूमंस, ये सारे ग्रुप का एनिमल्स है प्राइमेट्स। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं दीज आर लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स। फिर इसी से क्या हम डिवाइड करते हैं? सब ग्रुप्स डिवाइड करते हैं, होमोनोइड्स, होमिनिड्स, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अब बात करते हैं इनके हुलिये की या फिर इनकी बॉडी फीचर्स की। तो सेम बॉडी फीचर, वो कॉमन बॉडी फीचर लिख दीजिए जो हम सब में होता है, जो ह्यूमंस के अंदर मोस्टली। आप अगर किसी ह्यूमन को डिस्क्राइब करते हो तो कैसे डिस्क्राइब करते हो? कि भाई हमारे बॉडी हेयर्स होते हैं, ठीक है, हमारे बड़े बड़े दांत होते हैं, मतलब दांत होते हैं। तो प्राइमेट्स में सबसे पहले अलग अलग तरह के दांत होते थे, तो ये लिख दीजिए। और क्या डिस्क्राइब करोगे? एक कॉमन ह्यूमंस के बारे में। ठीक है, अगर आप ह्यूमंस की पिक्चर बनाते हो दिमाग में तो यही चीजें आती हैं। ये और चीजें क्या आ जाएंगी? कि भाई जो ह्यूमंस हैं वो बर्थ दे सकते हैं, तो क्या वो मैमल्स हैं? ठीक है, मैमल्स हैं, तो उनमें मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होगी। और मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होगी तो उनका मतलब कि वो लो गैस्टेशन पीरियड परफॉर्म करेंगे, मतलब उनमें बर्थ देने की एबिलिटी है। ये बात है इस लाइन का मतलब। और जो थर्ड थिंग है वो याद रखनी है कि हम अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। सो मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो ये इतनी सी बात है जो प्राइमेट्स के बारे में आपको याद ही रखनी होगी। ये तो बात कि प्राइमेट्स हैं, दीज आर लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स जिन पे बॉडी हेयर्स हैं, डिफरेंट तरह के टिप्स हैं, और मेमोरी ग्लैंड्स हैं। और मेमोरी ग्लैंड्स का प्रेजेंट होना मतलब वो बर्थ देने की एबिलिटी परफॉर्म करते हैं। बर्थ देने की एबिलिटी, गेस्टेशन पीरियड होना जरूरी है इसके लिए। और वी कैन मेंटेन द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ये था प्राइमेट्स के बारे में। अब हम थोड़ी सी जो डिफरेंस है होमिनोइड्स और होमिनिड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, और मैं पहले बता दूं कि भाई ये जो डेट्स अपन पढ़ेंगे कि भाई प्राइमेट्स का एवोल्यूशन कब हुआ, होमिनिड्स का एवोल्यूशन कब हुआ, होमोनोइड्स का एवोल्यूशन कब हुआ, तो ये जो डेट्स है वो हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तो क्योंकि लास्ट में एकदम ब्रीफली याद हो जाएंगे सब चीजें एक साथ होंगी। तो होमिनोइड्स के बारे में बात करते हैं, तो इनके पास स्मॉलर ब्रेन होगा और इनके पास लार्ज ब्रेन होगा। तो अगर आपके पास लार्जर ब्रेन है तो मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए कि जी जैसे प्राइमेट्स हैं और होमोनोइड्स का एवोल्यूशन हुआ फिर प्राइमेट से, और इन्हीं होमोनोइड्स से होमिनिड्स का एवोल्यूशन हुआ, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि होमिनिड्स होंगे उनके पास ज्यादा मतलब दिमाग होगा होमिनोइड्स के कंपैरिजन में? इज इट? क्यों? क्योंकि इवोल्यूशन हो रहा है धीरे धीरे चीजों का। ये जो अर्ली ह्यूमंस है वो मॉडर्न ह्यूमंस में बनते जा रहे हैं, तो जो उनके प्रीवियस स्टेज होगी उनसे तो ज्यादा मॉडर्न ही तो होंगे हर एक स्टेज वाले।
तो वैसे ही होमिनॉइड्स पहले आते हैं और होमिनिड्स बाद में आते हैं। तो जिनका ब्रेन छोटा होगा उनकी ब्रेन की कैपेसिटी भी कमजोर होगी, और जिनका ब्रेन लार्ज होगा उनकी मेमोरी, उनकी कैपेसिटी ब्रेन की वो भी ज्यादा होंगी। तो ये तो बेसिक डिफरेंस है जो याद ही होना चाहिए। नेक्स्ट इज जो होमिनॉइड्स हैं वो क्वाड्रूपेड्स होते हैं। जैसे हमने क्वाड्रिलेटरल पढ़ा है तो उसमें भी क्वाड आता है, तो क्वाड्रिलेटरल मतलब फोर साइड्स वाला एंगल। तो क्वाड्रूपेड्स भी क्या होते हैं, जिनके फोर, अब एंगल तो होंगे नहीं इंसानों के, क्या होंगे, लेग्स होंगे, तो जिनके चार लेग होते हैं। पर जो होमिनिड्स हैं वो बाईपेडल पोस्चर के होते हैं या फिर बाईपेडल स्ट्रक्चर होता है उनके, मतलब अपराइट वॉकिंग कर सकते हैं। ठीक है। अब होमिनिड्स है, हमने देखा है कि पहले बंदर के रूप में थे हम, ठीक है, तो चार पैरों पे चलते थे। फिर हम धीरे धीरे खड़े होने लगे, मतलब एकदम झुक के, फिर हम थोड़ा और सीधा होने लगे, फिर हम एकदम ह्यूमन बीइंग बन चुके मॉडर्न। तो इस तरह रिवोल्यूशन हो रहा है। तो जो सबसे पहले होमिनॉइड्स हैं वो उनके क्वाड्रूपेड्स होंगे, वो एकदम स्ट्रेट तो वॉकिंग कर रहे नहीं होंगे, ठीक है। बट फिर होमिनिड्स में इवोल्यूशन में क्या हुआ कि वो बाईपेडल बन चुके, अब उनके क्या है, दो हाथ है और दो पैर है, और दो पैरों से वो चलते हैं, तो अपराइट वॉकिंग मतलब सीधा खड़ा होके चलना। फिर नेक्स्ट थिंग है इनके फ्लेक्सिबल फोरलिम्स होते थे। बट जो होमिनॉइड्स हैं उनके स्पेशलाइज हैंड होते हैं। स्पेशलाइज हैंड मतलब हमारी तरह के हाथ होते थे होमिनिड्स के, मतलब वो अपने हाथों पे कंट्रोल करना सीख गए थे। उनके हाथ अब अपने दिमाग से वो चला सकते थे कि अब मेरे को हाथों से क्या करना है। पर जो फ्लेक्सिबल फोर लिम्स थे, इनका मतलब वो होमिनोइड्स हैं, अभी भी उन्हें अपने हाथों का यूज करना उन्होंने नहीं सीखा, ठीक है, मतलब उनके हाथ कहीं भी चल रहे हैं, कैसे भी हो रहे हैं, तो वो बहुत ही फ्लेक्सिबल टाइप के थे। अब उनके हाथ नहीं थे तो क्या वो टूल्स का यूज करेंगे, नहीं करेंगे। बट इनके हाथ बनने स्टार्ट हो चुके थे, इनको हाथ स्पेशलाइज हैंड्स हो चुके थे, उनका हाथ का कंट्रोल आना स्टार्ट हो गया था, तो उन्होंने टूल का यूज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, मेन डिफरेंस होमिनिड्स और होमोनोइड्स के, जो अगर एग्जाम में लिख दोगे तो फुल मार्क्स हैं। स्मॉलर ब्रेन, लार्जर ब्रेन, क्वाड्रूपेड्स, बाइपेडल पोर्शन, फ्लेक्सिबल फोर स्पेशलाइज हैंड, टूल्स का नहीं यूज करते, टूल का करते हैं। तो अगर एक चीज याद हो गई ना तो सारे ऑब्वियसली नेक्स्ट टू नेक्स्ट पॉइंट एकदम याद होती जाएंगी। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली इनकी। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि होमिनिड से दो चीजों का एवोल्यूशन होता है, उनके बीच में भी अपन थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। फर्स्ट इज ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड नेक्स्ट वाज होमो। ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस भाई ऐसा नाम कैसे निकाला इन्होंने, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस एक लैटिन शब्द है। ऑस्ट्रेल है वो एक लैटिन शब्द है, मतलब ये दो लैंग्वेजेस से बना है, ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज से। जो ऑस्ट्रेल है उसका मतलब होता है सदर्न, और पिथेकस का मतलब होता है एप, मतलब सदर्न एप। जो साउथ रीजन है उसका एप, मतलब अफ्रीका का एप जो पाया गया है वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। बट जो होमोस हैं उनकी बात करते हैं अपन, तो होमो एक लैटिन शब्द से आया है जिसका मतलब होता है मैन। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो होमोज है वो सारे मैन थे, नहीं, वो विमेन्स भी थी। नेक्स्ट थिंग, अब वापस से वही कॉन्सेप्ट है, क्या ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो जो डिफरेंस है, मेन डिफरेंस, कि भाई ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस पहले आए थे और फिर होमोस आए थे, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस में क्या होगा, दिमाग छोटा होगा, और जो इनकी खोपड़ी है वो क्या होगी, बड़ी होगी, लार्जर ब्रेन। ओके। फिर इनके दांतों की खूबसूरती के बारे में बात की है तो इनके हैवियर जोस होते हैं। अब बड़े बड़े जबड़े होंगे तो क्या होगा, बड़े बड़े दांत होंगे, तो डरावने दांत। इनके क्या होते हैं, छोटे ब्रेन होते हैं, छोटी छोटी खोपड़ियां होती है बेचारों की, और सॉरी, छोटे छोटे जबड़े होते हैं, हाँ, खोपड़ी तो बड़ी होनी है। सो स्मॉलर या फिर लाइटर जॉ और स्मॉल टीथ।
ये छोटे से डिफरेंस था ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमोस के बीच में। अब होमोस को हम कर देते हैं डिवाइड, होमो हैबिकस में, सॉरी हैबिलिस में, नॉट हैबिकस, इरेक्टस, यहाँ आएगा टीओएस, और सेपियंस। तो होमो हैबिलिस कौन है? होमो हैबिलिस आर द पर्सन जिन्हें हम टूल मेकर बोलते हैं, जो टूल्स का यूज करते थे और जिन्होंने टूल बनाई थी। इरेक्टस हमने देख लिया, जो इरेक्ट क्या होता है, जो खड़े हो सकते हैं लोग। इरेक्ट का मतलब ही क्या है? खड़ा होना। तो अपराइट मैन। और सेपियंस का मतलब क्या होता है? वाइज और थिंकिंग मैन, या फिर मॉडर्न ह्यूमन, जिसमें सोचने की क्षमता हो, जिसके अंदर दिमाग में चीजों को समझने की, सोचने की, ये सब सारे दिमाग में फीचर्स हो, वो होमो सेपियंस होंगे। तो क्या हम बोल सकते हैं मॉडर्न ह्यूमंस आर दी होमो सेपियंस? यस। ठीक है, तो हम अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। थोड़ा सा रिवाइज कर लो इधर कि प्राइमेट्स कौन थे? लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स जिनकी बॉडी हेयर है, डिफरेंट टिट्स है, मेमोरी ग्लैंड, लॉन्ग gestation पीरियड, मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। दीज आर होमिनॉइड्स, और होमिनिड्स से फिर एवोल्यूशन होता है प्राइमेट्स का। स्मॉलर ब्रेन, लार्जर ब्रेन, क्वाड्रुपेड्स, बाइपेडल पोस्चर, फ्लेक्सिबल फोरलिम्ब, स्पेशलाइज हैंड, टूल्स का नहीं यूज करते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमोस में ऑस्ट्रेलोपिथेकस छोटे खोपड़ी, बड़ी खोपड़ी, छोटे दांत और इनके बड़े दांत। ठीक है, अब हम चलते हैं नीचे। इसमें बोला है कि भाई आप बुक वाले जो आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा बोल रहे हैं कि जो होमिनिड्स हैं, ठीक है, इनका इवोल्यूशन, सबसे पहला जो इनका ओरिजिन है इवोल्यूशन का, वो अफ्रीका से है। तो इनसे सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा आपने क्या देखा है अफ्रीका में, तो आप बोल सकते हो कि इनका जो होमिनिड्स का ओरिजिन है वो अफ्रीका है। क्या एविडेंसेस है वो? तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इनकी बोलती बंद कराने के लिए दो एविडेंसेस दिए। फर्स्ट एविडेंस ये दिया कि जो अफ्रीका में जो एप्स हैं, उन एप्स के ग्रुप्स को, या फिर जो एप्स अफ्रीका में पाए जाते हैं, जिनका ग्रुप्स में पाया जाता है एप्स का, वो बहुत ही सिमिलर है, बहुत ही क्लोजली सिमिलर है, या फिर बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है किन से? होमिनिड से। ठीक है, ये जो एप्स मिलते हैं अफ्रीका में वो बहुत ही मिलते जुलते हैं होमिनिड से। तो फर्स्ट थ्योरी तो ये दी थी। तो बोले मजा नहीं है, एक और पॉइंट बताओ भाई। एक और पॉइंट बता देते हैं। एक पॉइंट ये मिला कि जो ऑस्ट्रेलिया, मतलब जो अफ्रीका में अर्लीस्ट फॉसिल मिला था, अफ्रीका में जो सबसे पहला फॉसिल मिला था, उम्मीद है फॉसिल याद होगा, जो मटेरियल रिमेन मिला था किसी ह्यूमन का, एनिमल का, तो जो सबसे पहला फॉसिल मिला था वो एक होमिनिड का था। और कौन सा होमिनिड का? ऑस्ट्रेलोपिथेकस होमिनिड का था। और हमें पता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस होमिनिड से ही पैदा हुआ है। तो वो एक ऑस्ट्रेलोपिथेकस का था। कौन से जीनस को बिलोंग करता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। और ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है ये अफ्रीका में 5.6 मिलियन ईयर्स अगो पाया गया था। बट अगर हम और जगह की बात करें, और सारे रीजन्स की बात करें, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की जो डिस्कवरी है वो 1.8 मिलियन ईयर्स अगो की बात की गई है। वापस सुन लो, हमें सवाल पूछा है कि भाई जो होमिनिड्स हैं उनका ओरिजिन अफ्रीका से क्यों है, आपने क्या एविडेंसेस देखी? तो एविडेंसेस फर्स्ट है कि जो अफ्रीका में जो एप्स का ग्रुप है वो बहुत ही सिमिलर है, बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है होमिनिड्स की। ठीक है, बहुत ही मिलते जुलते हैं। सेकंड, जो अफ्रीका में जो सबसे पहला फॉसिल पाया गया था होमिनिड का, जो बिलोंग करता है कौन से जीनस को? ऑस्ट्रेलोपिथेकस जीनस को, या फिर आप बोल सकते हो कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस ग्रुप को बिलोंग करता है। वो अफ्रीका में 5.6 मिलियन ईयर्स अगो पाया गया। ठीक है, बट अगर हम अफ्रीका को छोड़ के और रीजन्स में जाके ऑस्ट्रेलोपिथेकस की डिस्कवरी की डेट निकाले, तो वो सिर्फ 1.8 मिलियन ईयर्स अगो है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जहां पे सबसे पुराना फॉसिल मिला है किसी जीनस का, किसी ग्रुप का, तो उसी जगह से उसका ओरिजिन हुआ है? तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलोपिथेकस, या फिर बोल दो होमिनिड्स की सबसे पहले ओरिजिन कहाँ से हुई थी? अफ्रीका से हुई थी।
उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई ये नाम है इतने खतरनाक खतरनाक, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, निएंडरथैलेनेसिस, होमो सेपियंस इरेक्टस, ये सारे नाम पड़े कैसे? ठीक है, जो साइंटिस्ट हैं उनके दिमाग में से क्या चलता है कि वो उनका नाम रख देते हैं। तो साइंटिस्ट ने इन फॉसिल्स का नाम कैसे रखा, इनका नामकरण कैसे करा? तो तीन प्रोसेसेस या फिर मतलब तीन चीजें हैं जिनके बेसिस पे इनका नाम रखा जाता है फॉसिल्स का। फर्स्ट इज लैटिन एंड ग्रीक वर्ड्स, जो हमें पता है ऑब्वियसली, हम कभी भी पढ़ लो हिस्ट्री में या फिर जियोग्राफी में, इन दो शब्दों से मोस्टली नाम बने होते हैं, लैटिन एंड ग्रीक वर्ड। और इसका हमने अभी अभी दो एग्जांपल्स देखे। फर्स्ट वाज ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस में हमने ऑस्ट्रेल और फिथेकस सीखा था, जिसमें ऑस्ट्रेल लैटिन शब्द था और फिथेकस ग्रीक शब्द था। क्या था? सदर्न एप। फिर हमने होमो देखा था, जो एक लैटिन शब्द से डिराइव है। सेकंड, वेट फॉर 1 मिनट। ओके, जो सेकंड थ्योरी हमने पढ़ी है, फिर जो नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ जी, वो है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। किनके ऊपर डिपेंड करता है? कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड करता है उनका नाम। कैरेक्टरिस्टिक मतलब जो फॉसिल्स मिला है उसमें जो साइंटिस्ट हैं उनमें क्या क्या खूबियां देखी। जैसे हमने देखा कि होमोस को दो चीज तीन चीजों में पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो हैबिलिस, एक इरेक्टस और एक सेपियंस। तो ये जो नाम है यही इन्हीं शब्दों को इसलिए यूज किया क्योंकि जो हैबिलिस थे उनका क्या कैरेक्टर था, वो टूल मेकर थे। और उनकी साइंटिस्ट जिसने खोज की उनके हिसाब से जो टूल बनाता है उसे हम हैबिलिस बोलेंगे। और जो खड़ा होता है, जो खड़े होकर चलता है, जिसका मूवमेंट एक अपराइट मैन की तरह है, उसे इरेक्टस बोलेंगे। तो उनमें क्या कैरेक्टर देखा कि वो अपराइट मैन थे। और सेपियंस में क्या देखा कि जो इंसान बुद्धिमान हो, जिसमें सोचने की क्षमता हो, थिंकिंग मैन, वो क्या होगा? सेपियंस होंगे। तो सेकंड कैरेक्टर हमने सेकंड फीचर देख लिया साइंटिस्ट का नेम पे कि वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है। थर्ड है ओरिजिन या फिर प्लेस। भाई उस वो जो फॉसिल फर्स्ट टाइम कहाँ मिला था उस प्लेस के अकॉर्डिंग होगा। जिसमें से हमने एक तो एग्जांपल देख लिया कि होमो निएंडरथैलेनेसिस का, जो कौन सी जगह से मिला है हमें? निएंडर वैली से मिला है। और वो निएंडर वैली है कहाँ? जर्मनी में। इसी तरह हमें एक एग्जांपल और मिला है, होमो हाइडलबर्ग जेनेसिस। हाइडलबर्ग जेनेसिस जर्मनी की ही सिटी हाइडलबर्ग से आया है। तो बहुत ही इजी है, मतलब जिस फॉसिल का फर्स्ट टाइम किसी जगह से ओरिजिन हुआ है तो उसे उस ओरिजिन की प्लेस के नाम पे ही उस फॉसिल का नाम रख देते हैं। अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस की डिस्कवरी की एक हमने स्टोरी देख रखी है, तो वो भी देख लेते हैं हम। और वो जो सस्पेंस हमने स्टार्टिंग में छोड़ा था वो भी हम थोड़ा सा ओपन कर देते हैं। तो इसमें दे रखा है कि भाई ओल्डोवाई गोर्ज में ऑस्ट्रेलोपिथेकस की डिस्कवरी हुई थी। ओल्डोवाई गोर्ज में इसकी डिस्कवरी हुई थी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस की। और इसमें डिस्कवरी किसने की थी? एक जर्मनी का बटरफ्लाई कलेक्टर था, जो तितली पकड़ता था। उसने ओल्डवे गोर्ज में ऑस्ट्रेलोपिथेकस की खोपड़ी मिली, इसकी स्कल मिला। और मतलब इसे दे दिया जाके कि भाई मेरे को ये स्कल मिला है। पर क्या एक बटरफ्लाई कैचर को या फिर कलेक्टर को पता चल सकता है कि भाई ऑस्ट्रेलोपिथेकस है? ये तो किसी हिस्टोरियन को ही पता होगा। तो ये प्रूव करने में नाकामयाब रहे। फिर क्या हुआ, एक दिन
दो कपल्स हैं, मैरी एंड लुइस लिकी। ये इस ओल्ड बाय गोर्ज में 40 साल से काम कर रहे हैं, और क्या है ये लोग, हिस्टोरियन है। ठीक है, हिस्टोरियन है। तो इसमें एक स्टोरी दे रखी है जो काम की तो बिल्कुल नहीं है, तो हम उस स्टोरी पे ध्यान नहीं देंगे। तो मैरी और लुइस लिकी है, वो हिस्टोरियन है, ओल्ड बाय गोर्ज में 40 साल से काम कर रहे हैं। और जो ओल्ड बाय गोर्ज है, अब वो जो लोगों के सामने ओल्ड बाय गोर्ज को आइडेंटिफाई किया, वो सिर्फ मैरी और लुइस लिकी के बारे में जब लोगों को पता चला, उसी टाइम लोगों को ओल्ड बाय गोर्ज के बारे में भी पता चला। कैसे पता चला कि भाई जब जो मैरी लिकी है, उसके हस्बैंड लुइस लिकी बीमार हो चुके थे, तो मैरी लिकी गई रिसर्च करने। तो मैरी लिकी को मिले एविडेंसेस, एक स्कल मिला, और उस स्कल से उसने डिस्कवरी कर दी कि वो स्कल किसका था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का था। तो इसीलिए इस डिस्कवरी को जब इन्हें मिला, डिस्कवर किया मैरी लिकी ने, उसी डिस्कवरी के साथ ओल्ड बाय गोर्ज को भी आइडेंटिफाई किया गया। ठीक है, तो इट वाज मैरी लिकी हु डायरेक्टेड आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस at Olduvai Gorge and discovered Australopithecus on 17 जुलाई 1959। तो तीन डेट हमने देख ली थी, 1856, 1859 एंड 1959। ये थी तीन डेट। फर्स्ट डेट, तो 17 जुलाई में क्या हुआ, मैरी लिकी। इसमें क्या हुआ, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी, और चार्ल्स डार्विन की थ्योरी से पहले क्या हुआ, हर्बर्ट स्कार्फ हुसैन ने ये बताया कि भाई ये जो स्कल है वो एक्सटिंक्ट हुआ एक ह्यूमन स्पीसीज का है। ठीक है, तो ये ऑल वाइट वॉच की मतलब जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है उसकी थ्योरी है। तो आपको याद रखना है कि मैरी एंड लुइस लिकी were the two historians who were working on the Olduvai Gorge for the 40 years. With the discovery of the Australopithecus, the Olduvai Gorge came to be identified with Mary and Louis Leakey, and they have discovered this Australopithecus in 17 July 1959। अब हम देखते हैं कि इंसानों ने खड़ा होना स्टार्ट कर दिया था। तो बाइपेडलरिज्म के एग्जाम्पल क्या है, मतलब एकदम बकवास सा टॉपिक है। अपन भी पता है कि भाई अगर इंसान दो पैरों पे खड़ा हो रहा है और उसके दो हाथ हैं, तो उसके क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। अपने हाथों को एक बार देखो और पता करो हाथ से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हाथ से उनके काम में तो क्या होगा, कैरी इन्फेंट्स या फिर ऑब्जेक्ट्स, अपने बच्चों को कैरी कर सकते हैं, वो अगर दूर जगहों पे जाने हैं तो ऑब्जेक्ट्स को कैरी कर सकते हैं। तो एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा कि वो लॉन्ग डिस्टेंस देख सकते हैं खड़े होके। अगर हम दूर पैरों पे खड़े हुए तो हमें दूर की चीजें दिख सकती हैं, पर हम चार बंदरों की तरह चले तो हमें कुछ नहीं दिखेगा, आगे का बहुत ज्यादा दूर नहीं दिख सकता। तो अपराइट वॉकिंग, तो जैसे जैसे इन हाथों का यूज हुआ, वैसे वैसे अपराइट वॉकिंग का जो है वो इवोल्यूशन सब एनिमल्स में बढ़ने लगा। ठीक है, तो ये बायोपेडलिज्म है जो अगर अपन पढ़ते भी नहीं तो आ जाता शायद। अब हम पढ़ते हैं इम्पैक्ट ऑफ आइस ग्लेशियलाइजेशन। ठीक है, एक एनवायरमेंट इफेक्ट हुआ आइसेज। मूवी अगर याद आ रही है तो छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं था इसमें। तो आइसेज मतलब एनवायरमेंट चेंज हुआ अचानक से। आइसेज है वो 2.5 मिलियन ईयर अगो से लेके 13,000 साल तक रही थी। ये डेट याद कर लेना, अगर नहीं हो अभी तो हम लास्ट में याद करेंगे इन सारी डेट्स को। ओके, आइसेस में क्या हुआ कि पूरी धरती थी वो आइस से, स्नो से कवर्ड थी। ठीक है, पर अपन को पता चल गया कि भाई 13,000 साल तक आइसेस रही थी, तो क्या अब 13,000 साल में बाद में क्या होगा, बारिश होगी? नहीं, अब बारिश नहीं होगी। अब क्या होगा, टेम्परेचर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब अगर टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है, अगर जिस धरती को, जिस जमीन को आइसेस ने स्नो से कवर कर रहा था, अब वो स्नो तो हट गई।
अब क्या बची, लैंड बची, और लैंड पे हम क्या देख सकते हैं, फॉरेस्ट देख सकते हैं, ठीक है, ग्रासलैंड देख सकते हैं। और ये सारी किस चीज से हुई, रेनफॉल से हुई। तो आइसेज 13,000 ईयर्स पहले खत्म हो चुकी थी, और इससे क्या हुआ, इट ड्यू टू दिस देयर वाज अ रिडक्शन इन टेम्परेचर विच लीड्स टू ग्रो इन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड अ हेवी रेनफॉल, ठीक है। और यही इंसानों को चाहिए। फिर क्या हुआ कि जिस टाइम में आइसिस खत्म हो रही थी, या फिर जिस टाइम पीरियड में आइसिस थी, उस टाइम किसकी प्रेजेंस थी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस थी उस टाइम। ऑस्ट्रेलोपिथेकस उस टाइम रह रहे थे धरती पे। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस स्नो में ही तो रहेंगे, उनकी जो बॉडी का जो टेम्परेचर वो स्नो के हिसाब से था। पर अब क्या हो रहा है, स्नो तो कम हो रही है। तो अब जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, उनकी बॉडी में इवोल्यूशन होना स्टार्ट हुआ। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस से किसका इवोल्यूशन हुआ, होमोस का इवोल्यूशन हुआ। किसने जगह ले ली ऑस्ट्रेलोपिथेकस की, होमोस ने जगह ले ली, इनको रिप्लेस कर दिया। और होमोस में ऐसा इवोल्यूशन हुआ कि अब वो एक बेटर अडाप्टेशन ले सकते हैं ड्रायर कंडीशंस में। मतलब स्नो के तो फीचर्स थे ही उनमें पहले से, किससे अडाप्ट कर लिया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से। और अब उनमें इवोल्यूशन ये हो गया कि अब वो फॉरेस्ट हो चाहे कितनी गर्मी हो, हम वहां रह सकते हैं। तो ये थी आइसिस की कहानी। तो मैं एक बार डेफिनेशन बता देती हूँ। द लास्ट डेट आइसिस was from 2.5 million years ago to 30,000 years ago. Around 2.5 million years ago, large part of the earth was covered with snow. Due to reduction in temperature, uh, it leads to evolution of forest, grassland, and heavy rainfall on the earth, and which leads to decrease in the population of Australopithecus because they have an adaptation to survive only in the colder region with the snow. So there was an evolution and a new species came into existence which was Homos who have replaced the Australopithecus. उम्मीद होगी मेरी इंग्लिश समझ में आ गई है, ठीक है। अब हम लोकेशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। और कुछ दे रखा है, पॉजिटिव फीडबैक आगे, रीजनल कंटिन्यूटी थ्योरी, ऑब्टेनिंग फूड। ओके, इसके बाद में हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे वापस ये सारी चीजें। लोकेशन की बात करते हैं हम। तो लोकेशन में फर्स्ट हमें लोकेशन दे रखी है होमो हेबिलिस की, ठीक है। होमो हेबिलिस की दो लोकेशंस दे रखी है, हो जा भाई। ओमो इन इथोपिया, ये दोनों कंट्रीज हैं, वो अफ्रीका में है। ओल्जुवाई गॉर्ज इन तंजानिया, ठीक है। तो ये याद रखना है, हेबिलिस द टूर मेकर्स केम इन ओमो इन इथोपिया एंड ओल्जुवाई गॉर्ज इन तंजानिया। बहुत इजी है, और दोनों ओ से हैं, तो ऐसे तो याद रखना ही होगा अब आपको। सेकंड है, हमने ओमो इरेक्टस की बात की थी, द अपराइट मैन, और वो अफ्रीका और एशिया दोनों रीजन्स में पाए जाते हैं, और इनकी बहुत ही बड़ी लोकेशन है कुबीफोरा, जावा, केन्या, ऐसे ही, ओके। ओ सांगीरन, मोजोकेटो, और एक टी से भी था कुछ, हाँ हाँ, वेस्ट तुर्काना, ठीक है। तो ये है इरेक्टस की लोकेशन। कोबाफोरा, शायद इनमें से कुछ नाम तो पता होंगे, जैसे जावा पता है, केन्या पता है, वेस्ट तुर्काना पता है। ये तीन शब्द जो नए हैं। गोबीफोरा मैंने तो इसे गोभी से याद कर रखे हैं, ठीक है। फूल गोभी से तो गोबीफोरा। और फिर सांगरी, सांगीरन, फिर मोज करते रहो, मोजो केटो, ठीक है। ऐसे कुछ कुछ भी बना लो अपने हिसाब से। ये हाँ वो इरेक्टस। अब नेक्स्ट हमें पता है सेपियंस की बारी आई, तो पहले सेपियंस से पढ़ लेते हैं। सेपियंस की मजे करो, इसमें कोई लोकेशन नहीं है, इसमें सिर्फ कॉन्टिनेंट्स का नाम दे रखा है, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, बस।
और होमोसेपियंस में हमने दो एग्जांपल देखी हैं, उनकी भी लोकेशन याद कर लो, निएंडरथैलेनिस और हाइडेलबर्जेनेसिस के एग्जांपल देखे थे। मैं स्पेलिंग नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। तो हाइडेलबर्जेनेसिस की भी सेम लोकेशन है, अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप। और निएंडरथैलेनिस की जो लोकेशन है वो है यूरोप, वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। ठीक है, बस यूरोप और एशिया लिख दो, या फिर नंबर कट रहे हैं तो यूरोप लिख देना और वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया लिख देना, बस खत्म। इधर ये लोकेशन का टॉपिक खत्म हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, रिवाइज। थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ लिया। सुंदर सी टेबल बनाएंगे और रिवाइज करेंगे। तो ह्यूमन इवोल्यूशन, फर्स्ट हमने पढ़ा प्राइमेट्स के बारे में। और क्या, फर्स्ट पढ़ा हमने प्राइमेट्स के बारे में, फिर होमो, यार मेरे को पता है ये होमिनोइड्स है पर मेरे से ये लिखा जाएगा, होमिनिड्स के बारे में। होमिनिड से हम कहाँ पहुंचे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में, और ऑस्ट्रेलोपिथेकस से होमोस के ऊपर। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। तो प्राइमेट्स का हमने कर लिया था, याद रखने आपको पॉइंट्स, हेयर, टीथ, बर्थ, मेमोरी ग्लैंड, टेम्परेचर। मैं सिर्फ ये की पॉइंट्स लिख रही हूँ जिससे हमें याद आ सके कि हाँ भाई ये चीजें पढ़ी थी। मैं वापस नहीं बताऊंगी भाई, हेयर, टीथ, बर्थ, मेमोरी ग्लैंड, ये क्या क्या चीजें थी। होमोनोइड्स, स्मॉल ब्रेन, और मैं सोच रही हूँ मैं छोटा छोटा लिखूं, टूल्स नहीं यूज करते थे। और क्या लिख सकते हैं हम होमिनोइड्स के बारे में, शायद एक पॉइंट और रह चुका है, फ्लेक्सिबल फोर लिम्स। और होमिनिड्स के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, इनका याद है तो फिर ये तो ऑब्वियसली बहुत ही इजी तरीके से याद होने वाला है। शायद हमने कलर चेंज नहीं किया, पर कोई बात नहीं। ओके, अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस दो शब्द से बना है, डायरेक्ट लिख रही हूँ, सदन, यार सदन एप्स, स्मॉल ब्रेन, लार्ज टिथ एंड जॉज। और इधर से आप होमोस को याद कर लो, लैटिन शब्द मैन होता है, लार्ज ब्रेन, स्मॉल जो एंड टिथ। ठीक है, फिर हमने प्राइमेट्स के बारे में और कुछ नहीं पढ़ा, होमोनॉइड्स के बारे में नहीं पढ़ा। होमिनिड में एक पॉइंट दे रखा है कि इनकी जो फैमिली है उसे हम होमिनिड इस नाम से जानते हैं, जो इंक्लूड करते हैं सारे फॉर्म ऑफ ह्यूमंस को, ऑल फॉर्म ऑफ ह्यूमंस। ये हुई होमिनिड्स। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में अपन ने दो दो थ्योरीज देखी थी। ओके, तो वो थ्योरीज देख लो।
कि भाई ऑस्ट्रेलोपिथेकस है या फिर जो होमिनिड्स है, ये दोनों अफ्रीका से ओरिजिन हुए। फर्स्ट है अफ्रीकन एप्स का जो ग्रुप्स है वो क्लोजली रिलेटेड है होमिनिड से। और नेक्स्ट है जो अर्लीस्ट फॉसिल्स मिले थे अफ्रीका में, किसके, जीनस ऑस्ट्रेलोपिथेकस के, वो 5.6 मिलियन ईयर्स अगो के थे। और अगर हम बात करें अदर एरियाज में तो वो सिर्फ 1.8 मिलियन ईयर्स अगो थे। तो ये थी ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में, हमने इतना ही पढ़ा था शायद। हाँ, होमोस के बारे में देख लेते हैं कौन सा कलर लें। होमोस के बारे में हमने पढ़ा होमो सेपियंस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस एंड होमो सेपियंस। ठीक है, होमो हैबिलिस रूल मेकर, इरेक्टस अपराइट मैन, सेपियंस वाइज एंड थिंकिंग मैन। फिर हमने क्या पढ़ लिया था आगे, एविडेंस हो ही गया। ओके, अब हम थोड़ा नेम के बारे में पढ़ लेते हैं। मतलब पढ़ तो लिया, किस बेसिस पे नेम्स डिराइव होते हैं। तो लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज पे डिवाइड होते हैं। फिर हमने देखा कैरेक्टर्स के ऊपर बेसिस पे डिवाइड होते हैं। और नेक्स्ट हमने देखा लोकेशन के ऊपर। और शायद इनके नाम तो याद ही होंगे, लैटिन, ग्रीक, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, कैरेक्टर्स, होमो हैबिलिस, इरेक्टस, सेपियंस, और लोकेशन निएंडरथैलेंसिस एंड हाइडेलबर्गेनेसिस। फिर हमने ऑस्ट्रेलोपिथेकस की डिस्कवरी नहीं देखी। ओके, ऑस्ट्रेलोपिथेकस की डिस्कवरी कब हुई थी, कहाँ हुई थी, ओल्डुवाई गॉर्ज में। किसने की, मैरी एंड लुइस लेकी ने। कब की, 17 जुलाई 1959। फिर हमने बायपैडलिज्म के एडवांटेज देखे, नहीं बताऊंगी, ठीक है, ये कलर अच्छा था। फिर हमने क्या देखे, आइसिस का पीरियड देखा जो 2.5 मिलियन ईयर अगो से लेके 13,000 साल तक रहा। क्या हुआ इसमें, जो धरती थी कवर्ड विद स्नो, वो कम हो रहा था सब कुछ। इस कारण क्या हुआ, टेम्परेचर घटा। टेम्परेचर घटा तो तीन चीजें हुई, फॉरेस्ट, रेनफॉल, ग्रासलैंड। इससे क्या हुआ, ऑस्ट्रेलोपिथेकस एक्सटिंक्ट हो गए क्योंकि इस टेम्परेचर को अडाप्ट नहीं कर पाए। और उनको रिप्लेस किसने कर दिया, होमोज ने। और होमोज के पास ऐसी कंडीशन आ गई कि अब वो ड्राई कंडीशन में रह सकते। ठीक है, फिर हमने लोकेशंस की बात की। तो जो लोकेशन हमें याद करनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, वो याद कर लेते हैं। लोकेशन, ये तो इरेज क्यों होता है भाई, काहे गुस्से आता है तेरे। ओके, लोकेशन फर्स्ट देखी हैबिलिस की, होमो हैबिलिस, ओमो एंड ओल्डोवाइगोस। नेक्स्ट इरेक्टस की, केन्या, जावा में जाकर मौज करती रही क्योंकि उसे वहां फूल गोभी और सांगरी की सब्जी खानी पड़ी। वेस्ट तुर्काना, ये तो याद करना ही है। ठीक है,
तो ये हो गई लोकेशन। अब हम पॉजिटिव फीडबैक ऑफ मैकेनिज्म पढ़ते हैं। ये बना लेना, नोट्स है, शॉर्ट नोट है, लिख लो चाहे लिखना हो तो। ठीक है, थोड़ी सी अंडरलाइन कर देते हैं इधर अपन। कौन से पेन से कर? येलो। ओके, फिर थोड़ा इधर, फिर थोड़ा इधर, फिर भाई नीचे कर। ठीक है, फिर इधर, और ये थोड़ा सा। ठीक है, बहुत सुंदर लग रहा है। ओके, अब सब कुछ सेपरेट सेपरेट सा लग रहा है। टिंग 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 टिंग। ठीक है, तो ये याद कर लेना, शॉर्ट नोट है, मैं भी टैलेंटेड हूँ। ये कर दिया मैंने इरेज। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि टूल मेकिंग से बहुत सारी चीजों ने मदद किया, और जिन्होंने मदद किया उन्हीं का इवोल्यूशन होता जा रहा था। भाई समझे नहीं क्या बात है? बात ये है कि जब टूल मेकिंग हुई तो क्या हुआ, टूल मेकिंग इंसान कब बना सकते हैं? जब उसके दो हाथ होंगे। ठीक है, दो हाथ होने चाहिए, दिमाग भी होना चाहिए। ठीक है, और टूल मेकिंग कर रहे हैं तो फिर हंटिंग तो करेगा ही इंसान। और क्या कर सकते हैं? चार पॉइंट दे रखे हैं, और दो हाथ होंगे, अपराइट वॉकिंग होगी। ठीक है, ये नहीं निकालना, अपराइट वॉकिंग ओके। तो इसका कहने का मतलब है, पहले तो सीधा मर्ज। इसका कहने का मतलब है कि जो टूल मेकिंग प्रोसेस है उससे चार चीजों का इवोल्यूशन हो रहा है, और ये चार ही चीजें इसको टूल मेकिंग में मदद कर रही हैं। क्या चार चीजें हैं? कि भाई ब्रेन है, उसकी साइज बढ़ी, तो मतलब ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ी। ब्रेन है, उसका दिमाग तेज दौड़ने लगा, तभी तो इंसान के दिमाग में आया होगा कि भाई हाँ, हम टूल बना के हंटिंग कर सकते हैं। तो ब्रेन की साइज बढ़ी तो टूल बनाने लगे। ठीक है, और ब्रेन की साइज बढ़ी तो टूल तो बना दिया। अब ब्रेन के साइज में ये भी तो होना चाहिए ना भाई, इस टूल का इस्तेमाल क्या करेंगे? तो उन्होंने हंटिंग करी, दूर जगहों पे जाके हंटिंग की। और फॉरेजिंग बोल सकते हो, हंटिंग बोल सकते हो। फॉरेजिंग मतलब शिकारी को ढूंढना। ठीक है, की हंटिंग। तो हंटिंग की तो उन्हें बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंस इस्तेमाल करनी पड़ी, तो बहुत बड़ी बड़ी दूर जाना पड़ा। तो वो कैसे पॉसिबल था? अपराइट वॉकिंग की उन्होंने। ठीक है, टूल्स को साथ में लेके ही तो जाएंगे, और टूल्स को दो हाथों से पकड़ेंगे तो फिर दो पैरों पे तो चलेंगे। तो इसी को क्या हम बोल सकते हैं? अपराइट वॉकिंग। और अपराइट वॉकिंग कर रहे हैं तो टूल मेकिंग भी हो रहा है साथ। फिर सेकंड, थर्ड है वो, जो फोर्थ है लास्ट वाला, वो है कि हैंड्स फ्री हुए। ठीक है, हैंड्स फ्री है तो टूल भी बना दिया। हैंड्स फ्री है मतलब ब्रेन की साइज बढ़ रही है, तो हैंड्स का भी कुछ काम ले रहे हैं वो। और अपराइट वर्क तो हो रही है, और हैंड फ्री हुई तो हंटिंग भी कर रहे हैं, टूल भी बना रहे हैं। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक है। आपको ये याद रखना है कि टूल मेकिंग हुई मतलब दिमाग बढ़ा। कैसे बढ़ा? दिमाग बढ़ा तो दिमाग में क्या आया? हंटिंग करते हैं टूल से, इसलिए क्या हुआ, दो हाथों से उन्होंने टूल बनाया, दो हाथों पे चले तो मतलब अपराइट वर्किंग हुई। यही सारी थी। मेरा खराब कर दिया फूट। हाँ, यही सारी थी। यार, पॉजिटिव फीडबैक थ्योरी की।
ठीक है, अब हम पढ़ते हैं द स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। स्टोरी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन कि भाई इंसान, भाई इवोल्यूशन तो हो गया उन लोगों का, पर कुछ लोगों ने दो थ्योरी के ऊपर झगड़ा कर लिया, कुछ वजह से कुछ हो गया। अब ये क्या था? दो थ्योरी से उभर के आई। पढ़ लीजिए। एक तो थी रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल और दूसरी थ्योरी क्या है? रिप्लेसमेंट मॉडल। ठीक है, तो पहले हमें एक टॉपिक, मतलब इससे थोड़ा सा एक पैराग्राफ पहले दे रखा है मॉडर्न ह्यूमन बींग्स के बारे में, जिसमें हमें दे रखा है some of the earliest evidence for human होमो सेपियंस हैज बीन फाउंड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के बहुत अलग अलग पार्ट्स में हमें होमो सेपियंस के बारे में बता रखा है। और इससे यह सवाल उठता है कि जो होमो ओरिजिन है, क्या उसका, जो ह्यूमंस का जो ओरिजिन है वो अफ्रीका से है या फिर और भी देशों से है। तो इस ओरिजिन के ऊपर ही इन दोनों ने लड़ाई कर ली। ठीक है, और इससे दो थ्योरीज उभर के आई। तो पहले हम पढ़ लेते हैं रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, द archaic होमो sapiens in different regions। इस मॉडल के हिसाब से जो होमो सेपियंस हैं gradually evolved at different rates into modern humans। इनका मानना है कि वो अलग अलग रेट से इवोल्यूशन हुआ है ह्यूमंस के बीच में। मतलब हर अलग अलग गति से जिस टाइम पीरियड है, वो अलग अलग टाइम पीरियड से ह्यूमंस का, जो मॉडर्न ह्यूमंस है उनका इवोल्यूशन हुआ है। Hence, the variation in the first appearance of modern human beings in different parts of the world। और इससे कारण जो मॉडर्न ह्यूमन बींग्स हैं, उनका जो अपीयरेंस है, उनमें हमें क्या दिख रहा है? डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है भाई, अफ्रीकन अलग दिख रहे हैं, इंडियंस अलग दिख रहे हैं, जापानीज अलग दिख रहे हैं, और कोई और दूसरे स्टेट के कुछ और ही दिख रहे हैं। तो ये जो सारी अपीयरेंस में जो डिफरेंस आ रहा है ह्यूमंस के, इसका मतलब तो यही बोल सकते हैं हम कि जो होमो सेपियंस है वो अलग अलग वर्ल्ड के पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, इससे क्या बोल सकते हैं हम कि होमो सेपियंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आगे बात समझ में? या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर रेट ऑफ इवोल्यूशन डिफरेंट है डिफरेंट रीजन्स में, तो डिफरेंट ही फिजिकल अपीयरेंस होगा ना भाई साहब। ये किसका कहना है? जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं या फिर जो हिस्टोरियंस हैं, जो सपोर्ट करते हैं रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल को। इसकी एक डेफिनेशन और है मेरे पास, मैं वो भी बता देती हूँ आपको। इतनी थोड़ी थी, हाँ शायद यही है। मॉडर्न ह्यूमंस ओरिजिनेटेड एट सेवरल रीजन्स अक्रॉस अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप। इसका मतलब है कि जो मॉडर्न ह्यूमन बींग्स हैं वो अलग अलग रीजन से ओरिजिनेट हुए हैं। उनका मानना है कि वो अफ्रीका, एशिया और यूरोप से ओरिजिनेट हुए हैं। ठीक है भाई साहब। स्कॉलर्स ट्राई टू कोरिलेट द एनाटॉमिकल डिफरेंसेस ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस। और जो स्कॉलर्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिए। स्कॉलर्स ट्राई टू, क्या ट्राई किया उन्होंने? मत हो रही है, कोरिलेट the anatomical differences of modern humans, which indicate that they belong to different groups। इसका मतलब ये बोल रहा है कि जो स्कॉलर्स है, जो इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, वो ऐसे बता रहे हैं कि हर इंसान के जो एनाटॉमिकल बिहेवियर है, मतलब जो बॉडी का जो उनका स्ट्रक्चर है या फिर जो बॉडी का जो फिजिकल अपीयरेंस है, उसमें जो हम डिफरेंस देख रहे हैं, इस डिफरेंस से हमें ये हिंट मिल रही है, हमें ये पता चल रहा है कि वो जो मॉडर्न ह्यूमन बींग्स है वो अलग अलग जगह से आए हैं, अलग अलग ग्रुप से है वो, और उनका इवोल्यूशन ही अलग अलग ग्रुप से हुआ है, अलग अलग जगह से। तो हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि उनका जो ओरिजिन है वो अफ्रीका से हुआ है? अगर अफ्रीका से ओरिजिन हुआ है तो जितने भी वर्ड्स में थे वो सब अफ्रीकन से दिखते, सारे कैबिले भी दिखते। ठीक है, काबिले, ये मैंने दे दिया ऑटोग्राफ। ओके, सो ये मान रहे हैं स्कॉलर्स जो रीजनल कंटिन्यूटी थ्योरी को सपोर्ट करते हैं।
अब भाई साहब जो रिप्लेसमेंट कंटिन्यूटी सॉरी जो रिप्लेसमेंट मॉडल है वो क्या बोलता है कि जो मॉडर्न ह्यूमन बींग्स है उनका सिर्फ एक ही सिंगल ओरिजिन है, वो क्या है? अफ्रीका है। और इनके स्कॉलर्स ने क्या कोरिलेट किया? इन्होंने विद द हेल्प ऑफ एनाटॉमिकल एंड जेनेटिक सिमिलरिटी ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस, इसके बेसिस पे इन्होंने ये बोला कि इनका एक ही ओरिजिन है। बल्कि जो रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल वाले हमें पता है किसके बेसिस पे बोल रहे थे? फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे बोल रहे थे, ठीक है। पर जो रीजनल मॉडल सॉरी जो रिप्लेसमेंट मॉडल है वो क्या बोल रहा है? सिंगल ओरिजिन है मॉडर्न ह्यूमंस का। और ये किस बेसिस पे बोला उन्होंने? एनाटॉमिकल एंड जो जेनेटिक सिमिलरिटीज है भाई, सब सेम से तो दिखते हैं, दो आंखें, दो हाथ है, दो पैर है, एक खोपड़ी है, सबका दिमाग सेम है। तो जेनेटिकल सिमिलरिटी भी तो है, तो इसका मतलब एक ही इंसान से इवोल्यूशन हुआ होगा, ये एक ही ओरिजिन से हुआ होगा ये सारा इवोल्यूशन। So it indicates that our ancestors belong to one region and from where they migrated to different parts of world. मतलब इवोल्यूशन तो हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उनका ओरिजिन तो अफ्रीका ही है, पर बाद में उन्होंने दूसरी जगह जाके उस एनवायरनमेंट कंडीशन से अडाप्टेशन होके उनका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो अलग होने लग गया। अब अफ्रीका के लोग क्यों ब्लैक है? क्योंकि उनका अडाप्टेशन ही ऐसी, उनका एनवायरनमेंट ऐसा है, उनके पास डायरेक्ट सनलाइट आती है। पर अमेरिका के लोग या फिर जो इंग्लैंड के लोग हैं वो इतने वाइट क्यों है? क्योंकि उनके पास डायरेक्ट सनराइज नहीं आती, ठीक है। तो जो इन्वायरमेंट बेसिस पे है वो फिजिकल अपीयरेंस सब लोगों के अलग अलग है। तो क्या हम थोड़ा सा जो सपोर्ट कर सकते हैं रिप्लेसमेंट मॉडल को? हाँ भाई, पर ये अभी पूरा जो है रिसर्च नहीं हुई, तो हम किसी को भी सपोर्ट नहीं कर सकते। तो ये था रिप्लेसमेंट मॉडल और ये था रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल। रिप्लेसमेंट मॉडल में हमें एक एविडेंस भी मिला है कि जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं जिनके हमें अर्लीस्ट फॉसिल्स मिले थे कहाँ? ओमो में। और ओमो में आपको पता ही, अपने लोकेशन से याद किया था। वो भी इस बात पे विश्वास करता है रिप्लेसमेंट मॉडल में। तो रिप्लेसमेंट मॉडल वालों ने ओमो से एग्जांपल दिया और जो रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल वाले हैं उन्होंने बोला कि जो होमो हाइडेलबर्जेनेसिस है और जो अदर होमोस हैं वो दोनों हैं तो एक ही ओरिजिन से, फिर भी उनके जो फॉसिल्स हैं वो बहुत ही अलग दिखाई दे रहे हैं। एक और बात थी मुझे, रुको तो। रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल कहाँ गया? अकॉर्डिंग टू द रीजनल मॉडल होमो सेपियंस इवॉल्व्स इन डिफरेंट रेट्स इनटू, हाँ ये सुन लो। According to the regional continuity model, the Homo sapiens evolved in different regions at different rates into modern humans. So there was a variation in first appearance of modern humans in different parts of the world. It was based on the regional difference in the features of present-day humans. The advocates of this view found that the dissimilarities are due to the difference between the Homo erectus and Homo heidelbergensis population of same regions. मतलब जो होमो इरेक्टस है और जो होमो हाइडेलबर्जेनेसिस है ये दोनों एक ही ओरिजिन से हैं, फिर भी इनके बीच में बहुत सारी डिससिमिलरिटीज हैं, ये कुछ भी मिलता जुलता नहीं है इनमें, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हम बोल सकते हैं अगर इनके फॉसिल्स एक रीजन से मिले हैं तो इसका मतलब वो उनका ओरिजिन हो जाएगा दोनों का? नहीं, ये तो गलत है। तो ऐसे इस बात पे जो लड़ाई हो रही है इसलिए दो थ्योरी आ जाती है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट का।
रिप्लेसमेंट मॉडल पढ़ लिया, रीजनल कंटिन्यू। अब वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अर्ली ह्यूमंस। वेज अब हम जल्दी जल्दी करेंगे ये, क्योंकि इनमें कुछ लॉजिक सेंस लगाने की कोई बात नहीं है। वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, मुझे उम्मीद है सारे इधर होमोसेपियंस ही हैं, थोड़ा बहुत दिमाग होगा। मैं तो देख लो, ये कलर मेरा फेवरेट हो गया। ओके, तो वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अर्ली ह्यूमंस पढ़ लिया था हमने पहले ही, खत्म कर देते हैं अभी। गैदरिंग, हंटिंग हो गई भाई साहब इनकी, ये काम करो जिंदगी में। और स्कैवेंजिंग हो गई भाई, स्कैवेंजिंग स्पेलिंग देख लेना, डॉक्टर बनूंगी मैं। फीसिंग, उम्मीद है सबको याद है, मैंने बता दिया था, मैं वापस मेरा मुंह नहीं खोलूंगी। और गैदरिंग में क्या गैदर करेंगे? प्लांट प्रोड्यूस, बोलना ही पड़ा मुझे। प्लांट प्रोड्यूस सीड्स, नट्स, बेरीज, पता है याद नहीं रहेगा तुम्हें, फिर भी मैं लिख रही हूँ। फ्रूट्स, ट्यूबर्स, एटीसी। नहीं, ये फ्रूट नहीं है, ऐसे एक्सेट्रा बोलते हैं। हाँ, the other only way of getting information about plant intake would be if plant remains forever study independent। मतलब ये इसका कहने का मतलब है कि भाई स्टोरीज को कैसे पता चला कि भाई वो प्लांट का जो प्रोड्यूस है, और जो अर्ली ह्यूमंस उन्हें कैसे पता चला कि भाई हमें ये जो चीजें हैं ये खाने की होती है, मतलब सीड्स को छोड़ के ये जितनी भी चीजें खाने की होती हैं। तो हिस्टोरियंस या फिर जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्हें इसी बात से पता चल जाता है कौन से प्रोसेस है, जब उनके बीच में एक प्रोसेस हो प्लांट्स के अंदर, कार्बनाइजेशन। कार्बनाइजेशन प्रोसेस क्या होती है? जब जो प्लांट का जो प्रोड्यूस है, प्लांट का जो प्रोड्यूस है क्या हो जाए, एक्सीडेंटली, ये बताओ कितना बड़ा, एक्सीडेंटली क्या हो जाए, बर्न हो जाए। तो जब वो जल जाएगा ना, तो उसका जो रिमेन्स है, और अपन पता है कि किसी चीज का रिमेन्स क्या होता है, फॉसिल्स, वो फॉसिल्स बच जाएगा। अब आगे फॉसिल्स का काम क्या है, रॉक के अंदर घुस जाना, स्टोन बन जाना, रॉक फिर प्रिजर्व करता है, फिर आके हाथ में आर्कियोलॉजिस्ट के ही आना है, और उससे आर्कियोलॉजिस्ट एक नई थ्योरी दे देते हैं कि वो गैदर करते थे फूड, प्लांट प्रोड्यूस करते थे। बस यही थ्योरी चलती गई। कार्बनाइजेशन प्रोसेस मतलब प्लांट का जो प्रोड्यूस है वो एक्सीडेंटली किसी नेचुरल प्रोसेस से अचानक से कैसे भी किसी भी तरीके से जल जाना, और उस जल उसके जलने से जो उसके रिमेन्स बचे, जिन्हें हम फॉसिल्स बोलते हैं, वो आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ में आ जाना, और इसे से ही बोलते हैं कि गैदरिंग प्रोसेस होती है। Increasingly, it is being suggested that the early hominids scavenged or foraged for meat and marrow from the carcasses of animals that had died naturally or had been killed by other predators। अब बात करते हैं स्कैवेंजिंग की। इसका मतलब बोल रहा है कि पहले के जमाने के लोग स्कैवेंजिंग भी करते थे और फॉरेजिंग भी करते थे। मतलब किसी मरे हुए इंसान की तलाश में थे, वो तलाश करना मतलब फॉरेजिंग करना, ढूंढते रहते थे। तो किसको ढूंढते थे? मीट को ढूंढते थे। किसका? डेड एनिमल का, जो या तो प्रकृति से मर गया, या फिर किसी वाइल्ड एनिमल ने उसे मार दिया, या फिर उसके प्रेडेटर, वाइल्ड एनिमल मतलब प्रेडेटर जो उसे मारता है, शिकारी, उसने मार दिया। तो उसका जो बचाव खाना था ना, जो उसका मीट था, उस पर डिपेंड करते थे बाकी लोग, मतलब हंटर्स। अब बात करते हैं हंटिंग प्रोबेबली बिकेम लेटर अबाउट 5 लाख years ago। अब आएंगे भाई जगह है, ये टॉपिक ही तभी मेरे को सबसे बेकार लगता है, जगह बहुत है यार इसमें। हंटिंग है वो 5 लाख साल पहले, 5 lakhs, थोड़ा स्टाइलिश, 5 lakhs years ago। ठीक है, 5 लाख साल पहले जो है वो हंटिंग का स्टार्ट हो गया था, उनमें बुद्धिमान बुद्धि आ गई थी थोड़ी बहुत हंटिंग की। और ये हमें एविडेंस कहाँ से मिलता है, वो जगह याद करनी है आपको, मेरे को तो नहीं रहती। फर्स्ट है बुक्स ग्रोव, कहाँ पे है? सदर्न इंग्लैंड में। नेक्स्ट है जर्मनी, जो कहाँ है? स्को ओ ओ निंजिन, क्या लिख दिया, पेन, और स्को
नीजेन, यस। बॉक्स ग्रोव जर्मनी, साउदर्न इंग्लैंड। थोड़ा सा उल्टा लिख दिया पर समझ ले। इतना पढ़ लिया भाई साहब। ओए होए। ठीक है, बुक्स ग्रोव साउदर्न इंग्लैंड में है। बुक्स ग्रोव एक सिटी है साउदर्न इंग्लैंड में, और जर्मनी एक कंट्री है जिसमें एक सिटी है। स्क्वानिंजन, this child is Groningen and the box